हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एचपी मिथ एजुकेशन जो प्रोवाइड करवाता है आपको डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस। स्पेशली एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हर एग्ज़ाम की क्लासेस जो हैं वो हमारे इंस्टीट्यूट में आपको ऑनलाइन मिलेंगी। साथ ही साथ एजुकेशन फील्ड्स के रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशंस या इन्फॉर्मेशंस आती हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको देखने के लिए मिलती हैं। आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो जो भी क्वेश्चन या फिर किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? फ्रॉम विच कंट्री हैज़ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बीन टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए अमेरिका, बी रूस, सी आयरलैंड या डी 1935 का एक्ट। तो इसमें जो है वो आपका ऑप्शन सी राइट रहेगा। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है हमने ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए हैं। कुछ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसमें चेंज किया है, लेकिन जो एक मोटिवेशन मिला या फिर जहाँ से लेने का आइडिया आया वो हमें आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से आया। तो ऑप्शन सी जो है वो इसमें राइट रहेगा, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान की विशेषता किसने कहा? हु कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी स्पेशलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, बी है आपका ऑस्टिन, सी है ए और बी या डी है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर जी ने ही आपके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जिन्हें डीपीएसपी के नाम से भी हम जानते हैं, उन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता कहा था कि ये एक स्पेशलिटी है हमारे संविधान की। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी डिस्क्राइब्ड अबाउट इट्स नेचर? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद उसकी प्रकृति के बारे में वर्णन करता है? तो जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ये आर्टिकल 36 से 51 तक रहते हैं। तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो इनके नेचर के बारे में बताता है कि इनकी प्रकृति क्या है? आर्टिकल 38, 39, 36 या 37? तो यहाँ पे जो है वो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे राइट रहेगा। आर्टिकल 37 जो है वो इसके नेचर के बारे में, इसकी प्रकृति के बारे में बताता है। आर्टिकल 37 में वैसे तो बहुत कुछ बातें बोली गई हैं, लेकिन एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आर्टिकल 37 बोलता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करवाने के लिए एक तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, न्यायालय नहीं जा सकते, ठीक है। और राज्य का, गवर्नमेंट्स का ये ड्यूटी होती है कि कोई भी जब पॉलिसी बनाती है तो एटलीस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को वो ध्यान में रखें, कि ऐसा कोई रूल ना बनाएं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बाहर जाएं। लेकिन इसके लिए वो बाध्य नहीं होते कि हाँ उनको करना ही पड़ेगा, वो जा भी सकते हैं इसके बाहर। लेकिन ये एक नेचर है कि भाई ड्यूटी है गवर्नमेंट की कि ध्यान रखें कोई भी पॉलिसी बनाते समय। तो ये दो मेन नेचर हैं जिनके बारे में वर्णन किया गया है आपके आर्टिकल 37 में, जो कि आपके डीपीएसपी का नेचर कहलाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत हैज़ बीन टॉक्ड अबाउट? संविधान के किस नीति निर्देशक सिद्धांत में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है? आर्टिकल 51, 50, 40 या नन ऑफ दी अबव? तो आपका जो आर्टिकल 40 है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट रहेगा। अनुच्छेद 40 में बात की गई है आपके ग्राम पंचायतों के गठन की, कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा और उन्हें कुछ स्वतंत्र शक्तियाँ प्रदान की जाएंगी ताकि वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। तो इस तरह से ऑप्शन सी आर्टिकल 40 जो है वो आपके ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 49 में वर्णित है, मतलब आर्टिकल 49 किस चीज़ के बारे में बात करता है? ऑप्शन ए है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी है राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए संस्थानों का संरक्षण करना। ये उपरोक्त में से
कोई नहीं। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो आर्टिकल 49 है, ये बात करता है आपका राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए संस्थानों का संरक्षण। तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल 49 बात करता है ऑप्शन नंबर सी की। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें स्टेटमेंट 1 बोलता है आर्टिकल 48 टॉक्स अबाउट द बैन ऑफ द सेक्रीफाइस ऑफ मिल्च एनिमल। मिल्च एनिमल मतलब जो दुधारू पशु होते हैं। और स्टेटमेंट 2 बोलता है आर्टिकल 48A टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। 41A है, ये साथ में जुड़ा हुआ है, यहाँ पे स्पेस आ गया है इसमें, 41A। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। आर्टिकल 48 सिंपल 48 जो है वो बात करता है कि ऐसे किसी भी पशु का सेक्रीफाइस नहीं किया जाएगा, उसकी बलि नहीं दी जाएगी जो कि दुधारू पशु है। ठीक है, और आर्टिकल 48 का ही सेकंड पार्ट जो है 48A या 48(1) वो बात करता है कि जो भी हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उसके संरक्षण हमने करना है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी जो है दोनों सही यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों के प्रोत्साहन की बात की गई है। इन विच आर्टिकल ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी द प्रमोशन ऑफ द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैज़ बीन टॉक्ड अबाउट। ऑप्शन ए है आर्टिकल 38, 46, 47 या 48। तो यहाँ पे जो है वो आपका आर्टिकल 46 ऑप्शन बी राइट रहेगा। डीपीएसपी के आर्टिकल 46 में बात की गई है अनुसूचित जातियों, जनजातियों और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है, तीसरा भी इसमें हो जाएगा, क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, जो भी कमज़ोर वर्ग हैं उन सब के हितों को प्रोत्साहन देने के लिए जो है और कहीं ना कहीं उनके शोषण को रोकने के लिए, एक सामाजिक अन्याय जो उनको साथ हो रहा है उस चीज़ को रोकने की बात जो है वो आर्टिकल 46 में की गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। तो ऑप्शन बी जो है 46 यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात की गई है। कहाँ पे ऐसी बात की गई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो सब सिटीजन के लिए जो है वो एक जैसा रहेगा। तो ऑप्शन 42A है, 43B है, 44 है या आर्टिकल 45 है। तो ऑप्शन सी जो है आर्टिकल 45 यहाँ पे उसकी बात की गई है, जहाँ पर बात की गई है कि सभी नागरिकों के लिए, जो भारत के नागरिक हैं, समान सिविल संहिता की बात यहाँ पर की गई है। ऑप्शन सी आर्टिकल 44 यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के मूल ढांचे में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कितनी आयु के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। बहुत डीप क्वेश्चन उन्होंने डाला है और बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मूल ढांचे में बात की गई है, मतलब जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिक कौन सा, जो 1950 में लागू हुआ था। उसके बाद बहुत से अमेंडमेंट होते गए, संशोधन होते गए, तो बहुत कुछ चेंजेस भी आते गए, लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन सही है जिसमें बोला गया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कितने साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात जो है वो की गई है। ऑप्शन ए है 6 से 12, 12 साल तक, 14 साल तक या 0 से 6 साल तक। तो जो मूल ढांचा था, बाद में इसमें परिवर्तन हुआ, ठीक है, लेकिन जो मूल ढांचा था उसमें बात की गई थी 14 साल तक के जो बच्चे हैं उन सबको निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई थी। अब ये चीज़ लागू करनी है या नहीं करनी है ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये बात बोली गई थी। मानना है नहीं मानना ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन सी आपका राइट रह जाएगा। लेकिन अगर बात की जाएगी कि करंट सिनेरियो में, क्योंकि बाद में इसमें अमेंडमेंट हुआ, आपका एक 2002 में एक एक्ट आया था 86वां संवैधानिक संशोधन, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड ही था वो भी। फिर बाद में उसमें जो है वो 0 से 6 साल की बात इसमें कर दी गई थी, लेकिन मूल ढांचे में ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं पोषण आहार स्तर के सुधार की बात की गई है? उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट और न्यूट्रिशनल लेवल को बढ़ाने के लिए जो है उसके बारे में बात की गई है कि सरकार को क्या क्या करना चाहिए। तो आर्टिकल 47 जो है, आर्टिकल 47 जो है उसमें इसमें बात की गई है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि कहीं ना कहीं वो लोगों के हेल्थ को सुधारने के लिए और उनके पोषण तत्व स्तर को सुधारने के लिए जो है वो काम करे। तो आर्टिकल 47 में ये बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किन सिद्धांतों पर आधारित हैं? गांधीवादी, विकासवादी, समाजवादी, ऑप्शन ए और सी। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं आर्टिकल 36 से 51 तक, ये सारे आर्टिकल जो हैं वो 3 सिद्धांतों पर आधारित हैं, गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा, ए और सी। लेकिन विकासवादी सिद्धांतों पर नहीं है, ये उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित है। तो जितने भी आपके आर्टिकल हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से जुड़े हुए हैं वो 3 सिद्धांतों पर आधारित हैं, गांधीवादी, समाजवादी और थर्ड आपका उदारवादी। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कितने सिद्धांतों पर आधारित हैं? तो यहाँ पे तो नन ऑफ द अबव आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑप्शन कहीं पे भी नहीं है। आपका जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो 3 सिद्धांतों पर आधारित हैं जो कि हमने डिस्कस किए, गांधीवादी, उदारवादी और समाजवादी। तो यहाँ पे तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस डू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टॉक अबाउट? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कितने प्रकार के न्याय की बात करते हैं? तो जो आपके डीपीएसपी हैं वो भी 3 प्रकार के जस्टिस की बात करते हैं जो कि आपके प्रियम्बल में भी वर्णित है। ठीक है, जो आपकी प्रस्तावना में जितने प्रकार की न्याय की बात की गई है ना, उतने ही न्याय की बात जो है वो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी की गई है। तो प्रियम्बल में कितने प्रकार के न्याय हैं? आपके 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात जो है वो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में की गई है। ऑप्शन सी जो है 3 यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फीचर जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का नहीं है? यहाँ पे जो 4 विशेषताएं बताई गई हैं इनमें से कौन सी विशेषता जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की नहीं है? सबसे पहले आता है, ये एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, पब्लिक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करेंगे, बिल्कुल राइट है। सेकंड बोलते हैं कि ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की भावना पर आधारित होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है, ये बात करते हैं 3 प्रकार के न्याय की, जो कि अभी मैं लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी आता है कि इनकी जो प्रकृति है वो न्यायोचित नहीं है। हमने पहले या दूसरे क्वेश्चन में ही पढ़ा था कि इनका जो नेचर है वो क्या है, न्यायोचित नहीं है। इनके लिए आप न्याय नहीं ले सकते, आप कोर्ट में जाकर के ये नहीं बोल सकते कि सरकार ने ये वाला डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं माना है ना, सरकार ने ये वाला डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए कोई रूल नहीं बनाया, ठीक है, तो मुझे कोर्ट में जाकर के मुझे जस्टिस चाहिए, तो आप इसके लिए जस्टिस नहीं मांग सकते हो। तो ये ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे गलत है, क्योंकि प्रकृति जो है वो न्यायोचित नहीं है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषताएं हैं? 1 या 2 भी हो सकती हैं, सारी भी हो सकती हैं, या कोई भी नहीं हो सकती। ठीक है, वैसे कोई नहीं का ऑप्शन नहीं है इसमें, तो कोई ना कोई तो होगी। तो आपका विशेषता 1 बोलती है, इट इज़ इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान के भाग 4 में है, बिल्कुल सही। आपके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो किस में है? संविधान के भाग 4 में। तो 1 तो हो गया आपका बिल्कुल राइट विशेषता। सेकंड बोलता है, दीज आर डिस्क्राइब्ड फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51। मैं तब से बोल रही हूँ कि आपके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है वो डिस्क्राइब किए गए हैं। तो आपका स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही हो गया, मतलब ऑप्शन 2 भी सही हो गया। थर्ड बोलता है, दीज आर कॉल्ड द ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट, ये सरकार के कर्तव्य कहलाते हैं, बिल्कुल सही। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं इन्हें हम सरकार की ड्यूटीज़ भी बोल सकते हैं कि सरकार का ये कर्तव्य है कि कोई भी पॉलिसी बनाते समय वो इन सब चीज़ों का
ध्यान रखे। लेकिन सरकार इनके लिए जो है वो बाध्य नहीं है कि सरकार को माननी ही पड़ेंगी। ठीक है, सरकार का ये कर्तव्य है कि वो इनका ध्यान रखे, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन आता है कि BN राव कॉल्ड देम द बेसिक स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे थोड़ा सा गलत है। बेसिक स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो इन्हें बोला जाता है, संविधान की मूल आत्मा तो इन्हें बोला जाता है, लेकिन ये BN राव ने नहीं बोला है, ये बोला है ग्रैनविल ऑस्टिन ने। ग्रैनविल ऑस्टिन ने जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल को संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है वो गलत होगा। पहला, दूसरा और तीसरा यानी कि ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे आपका राइट रहेगा कि पहली, दूसरी और तीसरी विशेषता जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में पाई जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड कुछ MCQs डिस्कस किए। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल HP अमित एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।